बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को समझाऊंगा वो है हमारे पास कूलम्स लॉ। तो आज हम कूलम्स लॉ को समझेंगे कि कूलम्स लॉ हमारे पास क्या है, ठीक है। तो उससे पहले मैं ज़रा आप लोगों को दो तीन बातें कह दूँ ताकि आप लोगों का माइंड सेट हो जाए टॉपिक की तरफ। तो फिर मैं स्टार्ट लेता हूँ और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। और इसको आराम आराम से आप लोग सीखो, ठीक है। जल्दी जल्दी अगर मैं समझा दूंगा तो आपको सही समझ भी नहीं आएगा, इसलिए मैं आराम आराम से समझाता हूँ, आप गौर से सुने। देखिए, आपने चार्ज का कंसेप्ट सीखा, ठीक है। इससे प्रीवियस जो लेक्चर है मेरे, उसमें मैंने आप लोगों को व्हाट इज़ चार्ज, चार्ज क्या है वो मैंने समझाया है। चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाय कंडक्शन एंड इंडक्शन मेथड वो मैंने आप लोगों को समझाया है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया है, जो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा। अब आज हमने कूलम्स लॉ पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, एक बात याद रखिए, फिजिक्स का कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो आप ये बात अपने जहन में ऑलरेडी क्लियर कर दो कि फिजिक्स का कोई भी टॉपिक आपको आपके कायनात में किसी चीज़ के बारे में इल्म देगा, ठीक है। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर अपने माइंड में क्लियर रखो कि जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हो, जो टॉपिक आप समझने वाले हो, वो आपके कायनात में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करेगा। तो टॉपिक में आप लोगों के लिए चलना भी आसान होगा और टॉपिक को सही तरीके से समझना भी आप लोगों के लिए आसान तब होगा जब आपको ये क्लियर हो जाए कि ये टॉपिक आपके कायनात में किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। जब आपको ये बात क्लियर हो जाती है तो आपको टॉपिक का मिशन क्लियर हो जाता है। जिस तरह आज मैं अगर एक टॉपिक समझा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक का मिशन समझाऊंगा, और यही पढ़ने का तरीका होता है। आप लोग इस बात को इम्प्लीमेंट करो, फिजिक्स में भी और हर सब्जेक्ट में। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो उसमें कोई भी टॉपिक आपको कायनात में किसी चीज़ के बारे में इल्म देता है। और फिजिक्स का तो सारा, चूँकि मैं तो फिजिक्स समझा रहा हूँ, तो फिजिक्स के हर टॉपिक, फिजिक्स का कोई भी टॉपिक हो, आप वो आपके यूनिवर्स में, जिस यूनिवर्स का आप भी हिस्सा है, मैं भी हिस्सा हूँ, वो यूनिवर्स जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो आपके इर्द गिर्द जो फिनोमेनाज होते हैं उसी में से किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है फिजिक्स। तो आज हमने कूलम्स लॉ को समझना है। तो सबसे पहले हमने कूलम्स लॉ का मिशन क्लियर करना है कि कूलम्स लॉ में हमारा मिशन क्या होगा। तो फिर आपके लिए इस टॉपिक में चलना बहुत आसान हो जाता है। तो सुने ज़रा मेरी बात, देखें। अगर मैं चार्जेस लेता हूं तो चार्जेस हमारे पास दो किस्म के हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, जिसको मैं प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूं। अब हमने क्या किया, ज़रा मैं बेस से स्टार्ट ले रहा हूं, फिर कूलम्स लॉ की तरफ जाता हूं। हमने इस तरह किया कि एक ग्लास रॉड हमने लिया, मान लो कि एक ग्लास रॉड हमने लिया। चलो हम अपना रिसर्च करते हैं कि अगर हम इस तरह कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। गौर से सुने आप लोग। अगर आप एक ग्लास रॉड लेते हैं और ग्लास रॉड को आप रब करते हैं विद सिल्क क्लॉथ, आप सिल्क क्लॉथ के साथ उसको रब करते हैं तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो हमारे पास ग्लास रॉड पे जो चार्ज आएगा वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब और से सुने, मैं कूलम्स लॉ की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन ये मैं थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर कर दूँ। तो मतलब ये कि ग्लास रॉड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है सर। फिर हमने एक और ग्लास रॉड लिया, उसको भी सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर दिया तो उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि सेम प्रोसेस कर रहा हूँ तो सेम इफेक्ट पैदा होगा। अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड को ऐसे मारता हूँ और ये साउंड पैदा करता है तो दोबारा मारने से कोई और चीज़ तो पैदा नहीं होगा, वही साउंड पैदा होगा। तो ठीक है, अगर आपने दो ग्लास रॉड लिए, दोनों को आप सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर देते हैं तो एक बात आपको क्लियर हुई कि अगर पहले वाले ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो दूसरे वाले पे भी पॉजिटिव चार्ज आया होगा। अब अगर आप वो ग्लास रॉड जो दूसरा आपने चार्ज कर दिया वो आप इसके नज़दीक लेकर आते हैं तो ये दोनों ग्लासेस रॉड, ये दोनों ग्लास के जो रॉड्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इधर पॉइंट सुने ज़रा। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्जन, देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू पॉजिटिव charges, between two positive
चार्जेस, या अगर आप दो बॉडीज ले लें और दोनों पे नेगेटिव चार्ज ले लें, अगर आप वो सिल्क क्लॉथ और सिल्क क्लॉथ जो दोनों आपने लिए हैं उन दोनों पे नेगेटिव चार्ज आया है, अगर उसके भी छोटे छोटे टुकड़े अगर आपने लिए हैं और वो आप एक वेटलेस धागा, एक ऐसा धागा जो बहुत हल्का है, ठीक है, उसके साथ आप सस्पेंड करते हैं और दूसरा उसके नज़दीक लेकर आते हैं तो वो भी उसको रिपेल करता है। तो हम कहते हैं कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन दीज टू चार्जेस। जाहिर बात है अगर मैं दो चार्जेस एक दूसरे के नज़दीक लेकर आ रहा हूँ और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन एग्जिस्ट करता है। देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस एज वेल एज टू नेगेटिव चार्जेस हो, या पॉजिटिव चार्जेस हो या नेगेटिव चार्जेस हो, उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा। अच्छा, अब अगर मैं क्या करूं, मैं अगर इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के नज़दीक लेकर जाता हूं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो मैं लिख सकता हूं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस हो attract each other, same charges repel each other, opposite charges attract each other, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर चार्जेस हमारे पास अपोजिट है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जबकि सेम चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा। अब यहाँ से हमारा एक सवाल है, ठीक है, जो हमारे टॉपिक का मिशन भी हो जाएगा, वो ये है कि एक्सक्यूज़ मी सर सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है बेटा बताओ। सर इट मीन्स दैट बिटवीन द चार्जेस वी हैव टू forces, either force of attraction mean the force is same between charges but the types that force is divided into two categories, force of attraction and force of repulsion, या तो force of attraction होगा या तो force of repulsion होगा, ठीक है बेटा होगा। अब सवाल ये है कि ये force कितना होगा, मतलब ये है कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव चार्जेस है, यहीं से आपके टॉपिक का मेन थीम स्टार्ट हो रहा है, आप गौर से सुनो। अब अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस है तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा, अगर हमारे पास दो नेगेटिव चार्जेस है तो उनके दरमियान भी फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा, अगर हमारे पास अपोजिट चार्जेस है तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो कितना होगा? फोर्स तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो तो मेजरेबल है, 10 न्यूटन है या 30 न्यूटन है या 40 न्यूटन है या 50 न्यूटन है। अच्छा, अब इसको मालूम करना होगा कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है। तो इसको पहली मर्तबा जो मालूम किया वो साइंटिस्ट कूलम था। तो कूलम ने मालूम किया कि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यानी मतलब ये अभी जो मैं टॉपिक समझाऊंगा तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएगी। मतलब ये कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे ये फोर्स डिपेंड करता है। तो जब हमें ये पता चलेगा कि ये जो फोर्स है, जिसको हम फिर इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन भी कहते हैं, और इसी को हम कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं क्योंकि इस पे काम कूलम ने किया था, ठीक है। तो हमने ये मालूम करना है कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि कूलम्स ने मालूम कर दिया, और फिर उन्हीं फैक्टर्स की मदद से हम फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। जो जब एंड तक आप लोग टॉपिक सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मतलब मेरा ये है कि कूलम्स ने अपना जो कानून पेश किया, कूलम ने जो रिसर्च किया चार्जेस पे, तो उसने चार्जेस के दरमियान फोर्स को मालूम करने के लिए एक फार्मूला डिराइव कर दिया। उसने दुनिया को एक फार्मूला दिया और उस फार्मूले के ज़रिए हम आज भी कोई भी दो चार्जेस होते हैं, स्टैटिक चार्जेस हो, तो उसके दरमियान जो फोर्स होता है या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या तो वो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा, उसको हम मालूम कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को हम मालूम कर सकते हैं। अब ये मेरी बातें तभी आपके ज़हन में कंप्लीट उतरेगी जब आप एंड तक मेरा लेक्चर सुनोगे। अब गौर से सुने ज़रा। तो अब हम कूलम्स लॉ को समझते हैं। तो कूलम्स लॉ का मिशन क्या हुआ, हमारे टॉपिक का मिशन क्या हुआ? Today we are going to find out the magnitude of force, the dependent factors of force and magnitude of force between two
पॉइंट चार्जेस। और अभी मैं बाद में आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि पॉइंट चार्जेस से मेरा मतलब क्या है, लेकिन ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता जाऊंगा, क्योंकि सारी बातें तो एक वो स्टेटमेंट में नहीं हो सकती। तो और से सुने ज़रा, कूलम ने क्या रिसर्च किया। तो कूलम्स लॉ का मिशन ये है, इधर मैं लिखता हूँ मिशन ऑफ कूलम्स लॉ, मिशन हो तो मिशन हमारे पास ये है, टू फाइंड द डिपेंडेंट, to find the dependent factors, to find the dependent factors of कूलम फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अगर पॉजिटिव चार्जेस हो तो फोर्स ऑफ रिपल्जन, अगर नेगेटिव चार्जेस हो तो फोर्स ऑफ रिपल्जन, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। इधर भी हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्जन है, इधर भी हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्जन है, इधर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये रिपल्जन हो, ये भी हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्जन हो, और ये हमारे पास अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, टू फाइंड द डिपेंडेंट फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, टू फाइंड द डिपेंडेंट फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स को मालूम करने के लिए हम जो लॉ यूज़ करते हैं वो हमारे पास कूलम्स लॉ है, जिसको अभी हमने समझना है। तो कूलम ने क्या बताया, देखिए कूलम ने 3 बातें की और उसको साबित कर दिया। लॉ क्या होता है, लॉ हमारे पास जब हम कायनात में किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उस पे इमेजिनेशंस में सोचते हैं, माइंड में सोचते हैं, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में हम रिसर्च करते हैं तो उसको ऑब्जर्व करते हैं, बार बार सोचते हैं, फिर एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उस पर परफॉर्म करते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसकी बार बार हम ऑब्जर्वेशन करके वो हम बार बार एक जगह पे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, फिर बार बार अप्लाई करते हैं, फिर बार बार अप्लाई करते हैं, तो फिर जाके वो हमारे पास एक कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है, जो हमारे पास हर जगह पे फिर एप्लीकेबल होता है। तो इधर अब कूलम ने क्या बातें की, कूलम ने 3 बातें की। तो उसमें नंबर 1 ये है, कूलम ने बताया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली, ये कूलम्स लॉ का बिल्कुल बेसिक है। कूलम लॉ पे आपके 2-3 लेक्चर्स होंगे, ठीक है, तो आप गौर से सुना करें। बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अभी ये पूरा स्टेटमेंट समझा दूंगा। टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। कूलम ने ये देखा, उसने एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व किया, बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए। मान लो कि हमने एक चार्ज लिया, ये एक बॉडी है। अब चार्ज क्या है, अब आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट प्लस लिखकर आप लोग इस पे मत सोचो कि ये प्लस सर ने लिख लिया तो ये चार्ज है, नहीं। चार्ज मीन कोई भी बॉडी, आपने एक बॉडी ली, उससे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक दिया तो वो बॉडी आपके लिए पॉजिटिव चार्ज हो गई। अगर आपने बाहर से इलेक्ट्रॉन लाकर इस पे रख दिए तो ये बॉडी आपके लिए नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई, ठीक है। तो मतलब ये कि मैंने एक बॉडी ली है और उससे इलेक्ट्रॉन्स को निकाला है तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। एक दूसरी बॉडी ली है, उससे भी इलेक्ट्रॉन्स को निकाला है तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। मान लो कि ये चार्ज Q1 है, Q रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, और इस पे चार्ज Q2 है। मान लो कि ये हमारे पास 2 कूलम है और ये भी हमारे पास 2 कूलम है, ठीक है। अब ये 2 कूलम चार्ज है और इन चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है उसको मैंने R कह दिया। अब ये जो सेपरेशन है ये मेरे पास कांस्टेंट है। अब मैंने वही चार्जेस, वही सेपरेशन लिया, यहाँ पे 2 कूलम है। मैंने देखा फोर्स, तो चलो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। मैंने देखा कि 2 कूलम के दरमियान फोर्स था, चलो कुछ भी था, चलो मैं लेता हूं 4 न्यूटन नहीं हो सकता, मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ये 4 न्यूटन हो गया मान लो। फिर हमने वही चार्जेस जो थे उसको बढ़ा दिया, यानी इस Q1 को मैंने
4 कूलम कर दिया और उसको भी मैंने Q2 को भी मैंने 4 कूलम कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया और सेपरेशन वही R है। फिर मैंने जब फोर्स देखा तो वो 16 न्यूटन तक पहुंच गया। मतलब ये है कि जब चार्जेस का मैग्नीट्यूड आप बढ़ाओगे, अगर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तब भी फोर्स बढ़ेगा, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तब भी फोर्स बढ़ेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तब भी फोर्स बढ़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, यानी Q1 एक चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है। अगर आप इसको वही 2 कूलम रहने दे, इसको बढ़ा दे 4, तो फिर भी 4 2 जा 8 हो जाएगा। अगर आप उसको बढ़ा दे और इसको वही 2 कूलम रहने दे, फिर भी आपके साथ बढ़ेगा। और अगर आप इन दोनों को बढ़ा दे तो फिर भी आपके पास फोर्स बढ़ेगा। मतलब ये कि फोर्स इंडिविजुअल चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, दोनों के पे भी डिपेंड करता है। आप चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो फोर्स आपके साथ बढ़ेगा। ये आप उसका पहला स्टेटमेंट हो गया कूलम्स लॉ का। इफ यू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस आल्सो इंक्रीजेस। दूसरी बात क्या है, लेकिन पहले केस में जब आपको बता रहा था तो मैंने सेपरेशन को कांस्टेंट रखा है, ये बात याद रखो। जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी देखते हैं किसी और फिजिकल क्वांटिटी के साथ, तो हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट रखते हैं। मतलब मेरा ये है, अब मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूं तो फिर मैं आपको इस बात को क्लियर कर दूंगा कि जो बात मैंने आपको बता दी। इधर मैंने R को कांस्टेंट रखा है। जब R को कांस्टेंट रखोगे और चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो आपके पास फोर्स बढ़ेगा। इसका एक एग्जांपल प्रैक्टिकली इस तरह भी है। आप लोगों ने मैग्नेट्स देखो इस तरह चार्जेस पे, तो आप लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, लेकिन आप लोगों ने मैग्नेट्स देखे होंगे। तो जब हमारे पास छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं तो उनके दरमियान आप देख सकते हो फोर्स कम होता है, लेकिन जब बड़े बड़े मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, इंटेंसिटी बढ़ती है, तो फिर हमारे पास फोर्स भी बढ़ता है। तो इस तरह अगर आप चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो फोर्स आपके साथ बढ़ेगा। ये पहला स्टेटमेंट था उसका, और ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। दूसरा स्टेटमेंट उसका क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस is inversely proportional to the square of separation between the charges. The separation is taken from the centers of charges. अब इसका मतलब क्या है दूसरे स्टेटमेंट का, कूलम ने क्या बताया कि अगर आपने ये चार्ज लिया है और ये चार्ज लिया है, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस चार्ज के सेंटर और इसके सेंटर से अगर आप एक सीधा लाइन खींचिए तो ये हमारे पास इन दोनों चार्जेस के दरमियान क्या है, सेपरेशन है। ये मेरे पास चार्ज Q1 है और ये मेरे पास चार्ज Q2 है। अब सुने ज़रा, अब अगर ये मेरे पास मान लो 2 कूलम था, ये भी चलो 2 कूलम था, और चलो इसके दरमियान फोर्स आपके पास 4 न्यूटन था। अब मैंने क्या किया, और ये R मेरे पास, चलो मैं लेता हूँ कि ये आपके पास 1 सेंटीमीटर था। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये जो सेपरेशन है, ये पॉजिटिव चार्ज Q1 2 कूलम, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास Q2 वो भी 2 कूलम है, ये हमारे पास इन दोनों चार्जेस के दरमियान सेपरेशन है। हमने R को 2 सेंटीमीटर कर दिया, मतलब है कि R सेपरेशन को हमने डबल कर दिया। अब जब हमने सेपरेशन को डबल कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, ये फोर्स हमारे पास 1 न्यूटन की तरफ आ गया, बहुत कम हो गया हमारे पास। हमने सेपरेशन को 2 गुना बढ़ा दिया तो फोर्स 4 पे डिवाइड हो गया, फोर्स हमारे पास 4 गुना कम हो गया। तो इसलिए हम लिखते हैं कि जो कूलम्बिक फोर्स है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, जिसको हम कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं, अभी आपको थोड़ी बात क्लियर हो चुकी होगी क्योंकि चार्जेस के दरमियान फोर्स को एक्सप्लेन किया था कूलम ने, तो इसलिए हम इस फोर्स को कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इस फोर्स को हम लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, वेयर दिस R इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। अब इधर मुख्तलिफ सवालात स्टूडेंट्स करते हैं कि सर ये आप R क्यों नहीं लेते, R स्क्वायर क्यों लेते हैं। तो देखो, ये हमारे पास फोर्स और सेपरेशन के दरमियान डिपेंडेंसी R स्क्वायर पे है। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, देखिए ज़रा।
अगर मैं सेपरेशन डबल करता और ये फोर्स हाफ हो जाता, यानी सेपरेशन 2 टाइम्स बढ़ा दिया, फोर्स 2 गुना कम हो गया, तो सेपरेशन 3 गुना बढ़ा दिया, फोर्स 3 गुना कम हुआ, तो फिर हम ये लिखते कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब यहां पे इस तरह नहीं होता, जब हम सेपरेशन डबल करते हैं, 2 टाइम्स बढ़ाते हैं, तो 2 2 जा 4, फोर्स हमारे पास 4 गुना कम हो जाता है, इसलिए हम आर के ऊपर क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे हम कहते हैं कि द इलेक्ट्रिक फोर्स यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ये आपके पास दूसरा रिलेशन हो गया। तीसरी बात हमारे पास क्या थी, वो ये है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, the force of attraction or repulsion between the charges acts along the line joining the charges। यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स एक्ट करता है वो एक लाइन में करेगा, मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और मान लो कि ये नेगेटिव है, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये चार्ज ऐसे नाच कर उसके पास नहीं जाएगा, बल्कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे की तरफ आएंगे। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव है तो ऐसे स्ट्रेट आएंगे, ऐसे नाच कर नहीं आएंगे। तो ये जो फोर्स है ये एक सीधे लाइन में एक्शन करेगा, ठीक है ना, और वो लाइन जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करते हैं। तो ये 3 बातें कूलम ने बताई और उसने इन बातों को साबित कर दिया, लोगों को समझा दिया कि आओ मैं आपको बताता हूँ, अब आपको क्लियर हो जाएगा। ये डिपेंडेंट फैक्टर्स मैंने बता दिए। डिपेंडेंट फैक्टर्स बस यही है। ये तीसरी बात तो एक थ्योरेटिकल है ना, ये तो एक फिजिकल बात है कि भाई चार्जेस के दरमियान फोर्स जो है वो एक लाइन में एक्शन करता है। असल में जो बातें हैं वो 2 बातें हैं कूलम्स में, ठीक है, कूलम्स लॉ में। देखो कूलम्स लॉ में आपने क्या पढ़ना है, 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स को पढ़ना है। आपने ये पढ़ना है कि 2 चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आपने 2 बातें सीखी। आपने ये सीखा कि जब हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं, यानी 2 कूलम से 4 कूलम करते हैं, तो हमारे पास उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बढ़ता है। अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दूसरी बात आपने ये सीखी कि अगर आप चार्जेस के दरमियान सेपरेशन को बढ़ाते हैं तो फोर्स कम होता जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आप डिपेंडेंसी एक चीज के साथ देखते हो तो दूसरी चीज को कांस्टेंट रखोगे। मतलब मेरा ये था कि अगर आप इधर डिपेंडेंसी चार्जेस के मैग्नीट्यूड के दरमियान देख रहे हो फोर्स की, तो आपने सेपरेशन को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि ऐसे भी तो हो सकता है ना कि आपने मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया और साथ साथ सेपरेशन भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो फिर तो अगर आपने इस चार्ज Q1 को भी डबल कर दिया, Q2 को भी डबल कर दिया, तो 2 2 जा 4 टाइम्स चार्ज बढ़ जाएगा। लेकिन साथ साथ आपने सेपरेशन को भी डबल कर दिया तो 4 गुना वापस कम हो जाएगा, तो फोर्स तो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। फिर तो आप डिपेंडेंसी को देख भी नहीं सकते हो, आप ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए जब आप फोर्स की डिपेंडेंसी मैग्नीट्यूड के साथ देखोगे चार्जेस की, तो आप सेपरेशन को कांस्टेंट रखोगे, और जब आप सेपरेशन के साथ देखोगे तो आप चार्ज के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखोगे। तो ओवरऑल लेक्चर का जो आउटपुट और निचोड़ आ रहा है वो ये आ रहा है कि कूलम्स लॉ में हम फोर्स को डिस्कस करते हैं, फोर्स के डिपेंडेंट फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, और अभी आपको पता चल जाएगा कि मैग्नीट्यूड किस तरह निकाला जाता है इससे, ठीक है। तो हमने देखा कि वो जो कूलम्बिक फोर्स है, यानी वो फोर्स जो 2 चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करता है, वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड और सेपरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, और ये फोर्स स्ट्रेट लाइन में एक्शन करेगा। अब इन दोनों रिलेशंस को अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूंगा, तो मैथमेटिकली हमने देखा कि जो फोर्स है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। अच्छा, अब इधर देखें ज़रा, ये जो हमारे पास अगर मैं चार्ज ले लूँ Q1 और Q2 में ले लूँ, अगर ये 2 कूलम है और ये भी 2 कूलम है, 2 2 जा दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 2 2 जा 4 न्यूटन, मान लो कि फोर्स 4 न्यूटन आ रहा है। फिर हमने क्या किया, Q1 और Q2, चलो इसको मैंने 3 कूलम कर दिया और इसको मैंने 4 कूलम कर दिया, तो ये हमारे पास 3 4 जा 12 न्यूटन। मतलब ये कि ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हम लेते हैं। अगर इस तरह होता कि ये 2 + 2 4 होता और ये 3 + 4 7 न्यूटन होता, तो फिर हम ये लिखते कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 + Q2, लेकिन नहीं। इधर जब हमने देखा तो ये
चार्ज Q1 को बढ़ाते हो, Q2 को बढ़ाते हो, तो उसका प्रोडक्ट हम लेते हैं, तो वही हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आता है। तो हम कहते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब इसको मैं प्रोपोर्शनलिटी को इक्विलिटी में कन्वर्ट करूंगा, तो इधर एक कांस्टेंट लगाऊंगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हमारे पास आ गया। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये Q1 और Q2 हमारे पास चार्जेस है, ये आ गया Q1, ये आ गया Q2 और डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास कूलम्स लॉ का एक मैथमेटिकल सिंपल फॉर्म आ गया, अभी जस्ट बेसिक है, ठीक है ना। फिर ये जो K है ये हमारे पास बराबर है अदर कांस्टेंट्स के 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। इस कांस्टेंट का नाम है एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम ये सिंबल का नाम है, और इसको हम इधर कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको हम कहते हैं। दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इधर देखे जरा, ठीक है माय डियर, देखो एप्सिलॉन नॉट सिंबल है, इस सिंबल का नाम एप्सिलॉन नॉट है। इधर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इधर ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रिप्रेजेंट करता है, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं कूलम्स लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम करूंगा तो तभी आपको इसका जो नाम है वो क्लियर हो जाएगा कि इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्यों कहते हैं। इधर इसका नाम क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इस सिंबल का नाम क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, इस एप्सिलॉन नॉट की कीमत है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, एप्सिलॉन नॉट उधर जाएगा, और ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो कीमत है, वैल्यू, ये आपको याद करनी पड़ेगी, जबकि ये यूनिट आप याद ना करें, ये आप यहां से निकाल सकते। कैसे, अगर इस लॉ को मैं लिखूंगा कूलम्स लॉ को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के, तो एफ आ जाएगा Q1 और Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये K की कीमत मैंने पुट कर दी, K बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो ये जब पुट कर दिया तो F इसके बराबर आ गया। वो भी कूलम्स लॉ है, ये भी कूलम्स लॉ है, एक बात है। फिर K की कीमत हम निकालेंगे तो K हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसकी कीमत पुट करोगे 4, ये पाई हमारे पास 3.14 के बराबर है, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, और ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर और पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसके बराबर है। आफ्टर क्लपिंग ग्रुपिंग यू विल ऑब्टेन, आपके पास जो K की कीमत आएगी 9 मतलब आप इसको कैलकुलेटर से करें तो 9 × 10⁻9, और ये आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर K की कीमत आ जाएगी। तो ये K हमारे पास कांस्टेंट है। अब इधर एक सवाल ये भी पैदा होता है, सर हम कांस्टेंट क्यों लगाते हैं जब हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्विलिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी मैं आपको समझा दूंगा, और से सुने जरा। लेकिन इधर एक बात क्लियर करें, देखिए हम एक कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ अनदर कांस्टेंट्स लिख सकते हैं। मतलब ये है कि अगर मैं एक कांस्टेंट ले लूं, मान लो कि हमारे पास 8 हमारे पास एक कांस्टेंट है। अगर मैं ले लूँ 8 हो, ये 8 हमारे पास एक कांस्टेंट है। अब आपको ये क्लियर है कि 8 को मैं 32/4 लिख सकता हूँ ना, हाँ। तो इसका मतलब ये कि एक कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ अनदर कांस्टेंट्स हम लिख सकते हैं। इसी तरह K हमारे पास एक कांस्टेंट है और ये अदर कांस्टेंट्स के बराबर है 1/4 फाई एप्सिलॉन नॉट। फाई की कीमत 3.14 है और एप्सिलॉन नॉट की कीमत मैंने लिखी है। अच्छा, ये यूनिट कहाँ से निकाला जाता है, ये इसी इक्वेशन से निकालता हूं मैं। ये देखो F बराबर है Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट उधर लेकर जाओ, फोर्स इधर लेकर आओ, तो Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई और F आर स्क्वायर। तो चार्ज का यूनिट कूलम है, इस चार्ज का भी कूलम है, तो कूलम स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन है और आर का मीटर है, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और अगर मैं K का यूनिट निकालना चाहूंगा तो ये देखो, ये K और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल में आते हैं, इनवर्स में आते हैं। तो K की कीमत 9 × 10⁻9 हो, और ये यूनिट उल्टा कर दूंगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये K की कीमत है। तो यहां तक हमने देखा, ये हमारे पास कूलम्स लॉ है, Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसी इक्वेशन से आप कूलम्स लॉ को डिफाइन भी कर सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो, और आप उसका मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख सकते हो। मैं आपको समझाता हूं। इसी मैथमेटिक्स की मदद से, जो मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स मैंने लिखवाया है। इसी मैथमेटिक्स से आप लोग कूलम्स लॉ को डिफाइन भी कर सकते हो और उसको आप लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हो। कैसे? ये देखो F हमारे पास क्या है, ये F हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है। Q1 एक चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है और R² उनके दरमियान सेपरेशन है। तो हम कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। तो यहां तक आप देख ले। इसके